हेलो दोस्तों, चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मेरा नाम अमोद कुमार है, जैसे कि आप जानते हैं। और मैं आपके लिए हिस्ट्री के लेक्चर्स लेकर आता हूँ। और हिस्ट्री के लेक्चर्स में हमारा 2 सीरीज़ चल रहा है। ठीक, 2 सीरीज़ चल रहा है, एक एंशंट का और एक मिडिवल का चल रहा है। ठीक है, अब चूँकि समय नहीं है ज़्यादा, तो हर दिन वीडियो डालना मुश्किल होता है। ठीक है, अभी देखिए कि कई दिनों बाद जो है मैंने आज रिकॉर्ड किया है वीडियो, पर हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है, अब समय नहीं रहता उतना। तो आज जो है हम मिडिवल वाले सीरीज़ का जो है सेकंड लेक्चर जो है करेंगे, दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट लेक्चर जो है ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप वीडियो देखें। ये वीडियो वो लोग देख सकते हैं जो या तो बीए कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑनर्स या प्रोग्राम कुछ भी हो, ठीक है, या फिर पीजीटी का एग्ज़ाम देना हो, ठीक है, या फिर नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दे रहे हों, या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों हिस्ट्री वाले पोर्शन के लिए जो है आप, या फिर आप ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए भी ये रेफ़र कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल वाले बच्चों के लिए ये एक सुविधा है कि अगर आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आप टेलीग्राम चैनल पे के थ्रू जो है आप चेक करवा सकते हैं। ठीक है, ये एक एडवांटेज है आपके पास। अगर आप राइटिंग करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत में जो है हमें क्या पढ़ना था। ये सेकंड लेक्चर हमारा होने वाला है, ठीक है ना। एक लेक्चर हमारा ऑलरेडी इस पर अपलोडेड है, ठीक है। तो एक सीरीज़ ऑफ एग्ज़ाम्स का जो है ये वीडियो टारगेट करता है। और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू जो है ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फर्दर रिवीजन के लिए। आप चाहें तो इस वीडियो को डबल स्पीड में, है ना, या 1.5 स्पीड में जो है इस तरह से यूट्यूब में बढ़ा के आप देख सकते हैं, आपके पास समय नहीं है तो, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर बच्चे को जो है सही से समझ में आए, तो इसलिए जो है थोड़ा वीडियो को जो है आराम से बनाता हूँ। आपको स्पीड चाहिए तो आप यूट्यूब से बढ़ा सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि हमें क्या पढ़ना था। हमने जो एक स्ट्रक्चर बनाया था उसमें हमने ये देखा था कि हम ये वाला पोर्शन कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन और फाउंडेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। हमारा कंसोलिडेशन और खलजी वाला जो है पोर्शन आज हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक लेक्चर में जो है मैं आपका ये तीनों पोर्शन कवर करूँगा, तुगलक्स, लोदीस, सैयद और लोदीस, ठीक है ना। और जो बच्चे पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर जो बच्चे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये ज़रूरी हो जाता है, ये टाइमलाइन जो है आप ज़रा देख लें। इसको सजाने के लिए आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। या हो सकता है मिलान करने के लिए आपको आ सकता है। इनके फाउंडर्स का जो है आप देख लेंगे कि कौन से रूलर जो है कौन से डायनेस्टी के फाउंडर थे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका एग्ज़ाम जो है आसान हो जाए। चौथे लेक्चर में जो है हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हम सुल्तान के जो ऑफिस है उसके बारे में बात करेंगे, रूलिंग क्लास के बारे में बात करेंगे, रेवेन्यू सिस्टम की बात करें जिसमें हम एकता वगैरह की बात करेंगे, है ना। आर्मी की जो है, आर्मी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा था, जस्टिस सिस्टम कैसा था, है ना, पॉलिटिकल कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। और आखिर में एक वीडियो में सामाजिक जो है चीज़ों पर जो है बात करूँगा, ठीक है। और सामाजिक ही नहीं, जैसे जो मिसलेनियस टॉपिक हैं, जैसे रिलीजियस में जो सूफी मोमेंट है, भक्ति मोमेंट है, उसको भी मैं कवर करूँगा एक अलग वीडियो में, वो इसका पार्ट नहीं होगा हमारा, ठीक है। अब चूँकि ये वीडियोस जो है ग्रेजुएशन वाले बच्चों के डिमांड पे बन रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनके सिलेबस को जो है पूरी तरह से कवर किया जाए,
ठीक है। सूफीज़म और भक्ति मोमेंट जो है वो आप अलग अलग डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए देख सकते हैं। इन बच्चों के उसमें नहीं है सिलेबस में अभी इस साल। उसके बाद हमें बात करते हैं कि हमें कहाँ से जो है करना है आज। तो हमने इल्तुतमिश के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है, और इल्तुतमिश का वीडियो जो है, इल्तुतमिश तक का जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। पहली वीडियो जो है वो दिल्ली सल्तनत की, वो इल्तुतमिश वगैरह के ऊपर है, और हमें अर्ली डेज़ में जो फाउंडेशन वाला डेज़ है वो हम देख रहे थे। ठीक है, आज हम कंसोलिडेशन देखेंगे, और कंसोलिडेशन के बाद जो है हम खलजी रूल को देखने वाले हैं। ठीक है, और खलजी रूल के बाद आपको पता है कि तुगलक्स है ना, सैयद और लोदीस वगैरह को देखेंगे, पर वो अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो चूँकि बहुत लंबा हो जाएगा तो उतना करना मुश्किल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लिए। और आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में जो सलीब डायनास्टी है ना, जो एक मामलुक डायनास्टी है, उसमें जो रज़िया सुल्तान है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, आप लोगों को जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनको पता होगा कि हमने जब आपको पढ़ाया था प्रभावती गुप्त के बारे में, ये एक वाकातक क्वीन थी, आपको पता है, और वाकातक क्वीन थी तो इनके बारे में जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि ये बहुत ही रेयर इंस्टेंसेस हैं, बहुत ही रेयर हमें देखने को मिलता है जब एंशिएंट या मिडिवल वर्ल्ड में जो है हमें फीमेल रूलर जो है वो दिखती है जो डायरेक्टली पावर एक्सरसाइज कर रही है। ठीक है ना, जो राजा के जो पावर होता है वो पूरी तरह से एक्सरसाइज कर रही है, और उनमें से प्रभावती गुप्त एक है और रज़िया सुल्तान दूसरी है। ठीक है ना, आपको उस समय मैंने ये चीज़ बताया था। तो आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट रूलर्स हुए, इम्पोर्टेंट सुल्तान्स हुए। ठीक है ना, जिसमें आपके कुतुबुद्दीन ऐबक तो फाउंडर थे, आपको पता है। इल्तुतमिश है ना, इल्तुतमिश के बाद आप रज़िया को देखेंगे, फिर बलबन को देखेंगे, फिर अलाउद्दीन खिलजी को देखेंगे, है ना, फिर मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक को देखेंगे, है ना। इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं जिसके बारे में आपको देखनी चाहिए। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि जो नोट्स हैं वो आप खुद बनाएं। अब चूँकि मैं हिंदी में बोलता हूँ तो आप एक बार दो बार या वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं खुद से। ठीक है, अगर आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान ज़्यादा होंगी। ठीक है, बजाय कि अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैं जितनी बातें यहाँ बोलता हूँ उतनी बातें आपकी इस पीपीटी में नहीं है। ठीक है, तो आप भी साथ साथ चाहें तो लिखते चलें, या फिर आप चाहें तो उसमें ऐड करते चलें। ठीक, तो हम देखेंगे क्या कि रज़िया सुल्तान जो है वो पावर में कैसे आती है। ठीक है ना, और पावर जो है कैसे एक्सरसाइज करती है। तो पावर में क्या हो रहा है कि रज़िया सुल्तान का आप देखेंगे कि रज़िया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी, और इल्तुतमिश ने इसको एक जो मेल होता है, मेल चाइल्ड होता है, उसकी तरह जो है इसको पाला था, है ना। इसको जो है सारे वो युद्ध के जो है सारे पैतरे सिखाए थे, तलवार चलाना, घुड़सवारी, है ना, ये सब जो है सीखी हुई थी। ठीक है, और ये देखेंगे कि इल्तुतमिश जो है इसको अपना लीगल हियर मानता था कि उसके बाद जो है रज़िया ही जो है वो सुल्तान बनेगी। ठीक है, पर उसका एक बेटा भी था रुकनुद्दीन फिरोज। अब चूँकि रज़िया एक फ़ीमेल थी तो इसलिए तुर्कानी चहलगानी को जो है ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि कोई फीमेल जो है उनके ऊपर राज करे। ठीक है, तो तुर्कानी चहलगानी आपको पता है ये फेमस 40 थे। ठीक है ना, ये 40 लोगों का दल था नोबिलिटी का, जो आपको पता है कि इसको जो है इल्तुतमिश ने जो है बनाया था, क्योंकि इल्तुतमिश को चाहिए था कि उसको कोई सपोर्ट करे, उसको पावर को जो है कोई रिकॉग्नाइज़ करे। ठीक है ना, तो इसके लिए जो है ये 40 जो टर्किश नोबल थे उनका जो है ग्रुप इसने बनाया था। ठीक है, तो इसको जो है अच्छा नहीं लगा कि रज़िया जो है वो सुल्तान बने, क्योंकि वो फीमेल है, और आपको पता है कि इस समय फीमेल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी समाज में। ठीक है, एक फीमेल के अंडर रूल किए जाना जो है इनके लिए शर्मनाक थी, और इस वजह से क्या है कि इन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज को, ये इनकम्पिटेंट था,
इसके बावजूद जो है इसने फेमस 40 ने जो है तुर्कान चहलगानी जो है रुकनुद्दीन फिरोज को जो है सुल्तान घोषित किया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि रजिया, अब चूँकि इल्तुतमिश ने भी जो है ये बताया था कि भाई हम मतलब रजिया जो है वो हमारा लीगल हीयर है। ठीक है, तो क्या होता है कि रजिया जो है दिल्ली के जो लोग हैं, लोकल लोग और कुछ नोबल्स के मदद से क्या है कि रुकनुद्दीन फिरोज़ को जो है गद्दी से हटा के जो है वो बन जाती है सुल्तान। ठीक है ना, कुछ महीनों के लिए रुकनुद्दीन फिरोज़ जो है वो रहता है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप पीजीटी के एग्ज़ाम दे रहे हैं या वैसा एग्ज़ाम दे रहे हैं नेट का, तो वहाँ पर ना डेप्थ में आता है सवाल। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकते हैं, आपको सटाने के लिए आ जाएगा कि इल्तुतमिश के बाद जो है ना तो आपको रुकनुद्दीन फिरोज़ को रख देना चाहिए बीच में। ठीक है ना, और फिर रजिया। ठीक है ना, इस तरह से जो है आप बेहतर जो है वो स्कोर कर सकते हैं। मतलब जो एग्ज़ाम है आपका उसमें जो मिलान करने वाला या सजाने वाला क्रोनोलॉजी के हिसाब से आता है उसमें। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह क्या है कि रजिया ने तुर्कान चहलगानी का जो ये राजा जो है उसने जिसको अपॉइंट किया था उसको हटा के वो रजिया जो है बन गई सुल्तान। तो क्या है कि ये बात तुर्कान चहलगानी को अच्छा नहीं लगा और इससे दुश्मनी जो है, एक बैर जो है वो पैदा हो गया तुर्कान चहलगानी और रजिया के बीच। तो अब क्या है कि रजिया जो है ऐसी स्थिति में क्या करेगी, क्योंकि उसको नोबेल का सपोर्ट नहीं है, तो नोबेल का सपोर्ट जो है वो लेने की कोशिश करेगी। तो नोबेल का सपोर्ट लेने की कोशिश में क्या होता है कि वो जो है पर्शियन नोबल्स को जो है अपॉइंट करना स्टार्ट करती है ना, पर्शियन लोगों का जो है हेल्प लेने की कोशिश करती है, उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करती है। और उन्हीं में से जो है एक यकूत था, इसका नाम जो है यकूत था, और इसको जो है रजिया ने अमीर अखुर जो है अपॉइंट किया था। अमीर अखुर जो है ऑफिसर होता था, ऑफिसर जो कि अस्तबल का मालिक होता था। ठीक है ना, अस्तबल का जो है काम देखता था, वहाँ का हेड होता था। ठीक है ना, कमांडिंग हॉर्सेस। ठीक है, तो ये पीजीटी वाले और नेट वाले बच्चे ध्यान रखेंगे कि अमीर अखुर क्या होता था। तो ये अस्तबल का जो है इससे रिलेटेड है, ऑफिसर है। ठीक है, तो इस मूव को जो है वो टर्किश नॉबल्स ने क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि यकूत और रजिया के बीच में इलिसिट रिलेशन है। ठीक है, मतलब जो एक अवैध संबंध है वो इनके बीच है, और इसीलिए क्या है कि मतलब रजिया को जो है उससे हटा देना चाहिए। और फिर क्या होता है कि इसके बाद कई जो है एक सीरीज़ ऑफ रिवोल्ट जो है होते हैं। ठीक है ना, रिवोल्ट्स होते हैं, है ना। मलिक कबीर जो है वो लाहौर का वो रिवोल्ट करता है। ठीक है ना, मतलब विद्रोह, हिंदी वाले बच्चे जो है वो विद्रोह के रूप में देखेंगे इसको। अल्तुनिया जो है वो भटिंडा का वो भी विद्रोह करता है। ठीक है ना, ये सब ये दिखाता है हमें कि रजिया का जो है उसकी नोबिलिटी के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं था, क्योंकि नोबल्स रिबील कर रहे थे, है ना, बार बार जो है वो ये कर रहे थे। तो रजिया का बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं था। तो एक कंट्रोवर्शियल जो है 4 साल का जो है इसका जो क्या कहते हैं टाइम पीरियड रहता है 1236 से 40 के बीच में। ठीक है, इरफान हबीब ने इन पे जो है ये बात कहा कि टर्क और तजिक नोबल्स जो है वो यूनाइट होकर जो है बहराम शाह का जो है वो थ्रोन पे जो है डाल देते हैं 6 साल के लिए, मतलब 40 से 46 के बीच में। ठीक है, 1240 से 46 के बीच में बहराम शाह जो है बनता है। और ये जो है मतलब जो रजिया के द्वारा नया नोबिलिटी को स्पॉन्सर जो किया गया था कि भाई वो टर्किश नोबल से दूरी बनाने के लिए नए नोबल्स को स्पॉन्सर करना, तो ये जो है मतलब एक बहुत ही मतलब मुश्किल वाली चीज़ जो है उसके सामने आ गई। ठीक है, ऐसा इरफान हबीब कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि जो बहराम शाह का टाइम पीरियड है उसमें क्या होता है कि जो नॉवेल्स हैं ना वो डोमिनेट कर रहे थे, है ना। मिनहाजुल सिराज भी जो है इस बात की चर्चा करता है। आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ जो भी ऑनर्स और बीए प्रोग्राम के बच्चे होंगे उनको ध्यान देने की चीज़ ये है कि एग्ज़ाम में आपको ये जो रेफरेंसेस है कि इरफान हबीबी ने ऐसा कहा है या मिनहाजुल सिराज की जो है रेफरेंसेस हमें ऐसे मिलते हैं, ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है लिखना। ठीक है ना, इससे आपका आंसर जो है ऑथेंटिक लगता है और ज़्यादा मतलब मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि एक पॉलिटिकल क्योस जो है वो होता है। ठीक है, और पॉलिटिकल क्योस के बाद जो है फेमस 40 जो है सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद को बनाता है, और नसीरुद्दीन महमूद जो है वो 1246 से
66 के बीच में, जो 20 सालों तक जो है वो पावर में रहता है। और नासिरुद्दीन महमूद को जो है, जो पावर पे बिठाता है, उस व्यक्ति का नाम होता है उलूग खान, जो कि हमारा फ्यूचर बलवन है, ठीक है ना, यही बलवन है। तो बलवन उन लोगों में से था जो फेमस 40 कॉन्स्टिट्यूट करते थे, जो तुर्कान चहलगानी थे, ठीक है ना। तुर्कान चहलगानी में से ही एक बलबन था, ठीक है। और फिर बलबन ने ही जो है तुर्कान चहलगानी ख़त्म कर दिया, ठीक है, ख़त्म कर दिया। कि ऐसा कहा जाता है, जो जियाउद्दीन बर्नी है हमारा, जो तारीख़ फिरोज़शाही लिखा है, आपको पता होगा। तो जियाउद्दीन बर्नी ने जो है ये बताया है कि बलबन ने जो नॉबल्स है, बाकी के नॉबल्स को जो है वो जहर वहर दे के जो है मार दिया, और बाद में जो है नासिरुद्दीन महमूद को भी जहर दे के मार दिया था, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो नासिरुद्दीन महमूद है, उसके टाइम पीरियड में क्या होता है कि जो सुल्तान है ना, उसका पावर जो है बहुत मतलब नहीं न के बराबर जो है एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना। नैब का जो पावर होता है, एक नैब पोस्ट होता था, ठीक है। नैब का पावर जो है आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा होता है। नैब ही जो है उलूग खान था, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो सुल्तान है वो एक पपेट बन जाता है, एक क्या कहते हैं उसको, ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिसको जैसे उलूग खान नचाएगा वैसे नाचेगा, जैसे वो करेगा अपने हिसाब से उस तरह से चलेगा वो, ठीक है। इस टाइम पीरियड में हम जो है एक नियर डिस्ट्रक्शन भी देखते हैं तुर्कान चहलगानी का। आपको पता है, अभी मैंने बताया कि जियाउद्दीन बर्नी जो है ये बताता है कि बाकी को जो है वो जहर दे के जो है मार दिया था, ठीक है। बलबन के बारे में हम देखते हैं कि फिर ऐसा स्थिति आती है कि बलबन ने उसको भी जो है, नासिरुद्दीन महमूद को भी जो है जहर दे के जो है मार देता है, ठीक है ना। ऐसा जो है जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी आपको पता है कि तारीख़ फिरोज़शाही लिखा था इसने, और फिरोज़ शाह तुगलक का जो है ये वो था, कोर्ट जो है वो क्या कहते हैं, राइटर था, ठीक। तो बलबन के बारे में हम थोड़ा देखते हैं आगे चल के। इसमें ये है कि बलबन ने ऐसी स्थिति बना दी कि मतलब जैसे जो फेमस 40 था उसमें ज़्यादा लोग अब रहे नहीं, है ना। काफ़ी लोग बूढ़े हो गए थे तो मर गए थे, है ना। काफ़ी लोगों को इसने जहर दे के मार दिया, ठीक है ना। और कुछ 2-4 इक्के दुक्के बचे हुए थे, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आवाज़ उठाए, ठीक है। तो अंत में क्या करता है बलबन, वो जो है महमूद को जो है, नासिरुद्दीन महमूद को जो है भी जहर दे देता है और मार देता है। और फिर क्या है कि ये सुल्तान बन जाता है, ठीक है। सुल्तान बनने के बाद जो है क्या होता है कि इसने बहुत सारे कुछ काम किए हैं, ठीक है, जिसको हमें देखना है कि ऐसे क्या काम थे जो बलबन ने किए, और जिससे हम इसको एक दिल्ली सल्तनत के जो एक कंसोलिडेशन वाला फेज़ है, जो एक विस्तार वाला फेज़ है, उसमें हम एक बहुत ही मतलब अलग स्थान जो है रखते हैं बलबन का, ठीक है। तो जियाउद्दीन बर्नी हमें बताता है, वही बर्नी है ये, ठीक है ना। मैंने बार बार रेफरेंसेस जो है ना इसके दिए हैं, ठीक है। तो जियाउद्दीन बर्नी जो है वो कहता है कि सुल्तान बनने के बाद जो है ना बलबन ने कुछ स्टेप्स लिए, कुछ काम किए, ठीक है। जैसे जो इक्ता सिस्टम था, आपको पता होगा कि इक्ता जो है एक रिवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था, ठीक है, और एक जमींदारी टाइप का जो है प्रथा थी, है ना। तो जो मैं इक्ता सिस्टम के बारे में आपको 4th लेक्चर में जो है बताऊंगा प्रोबेबली, ठीक है ना। उसमें एक सेक्शन में इक्ता सिस्टम के ऊपर रखूंगा, और जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है दिल्ली सल्तनत में क्या बदलाव आ रहे थे अलग अलग सुल्तान के बीच में, है ना, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इक्ता सिस्टम में, ठीक है। तो हालांकि उससे आपको सवाल जो है वो बन सकता है, पीजीटी के लिए बन सकता है, नेट के लिए बन सकता है, और ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए भी फुल लेंथ का सवाल आ सकता है इक्ता सिस्टम के ऊपर, ठीक है। इसलिए हम उसको एक अलग तरह से जो है देखेंगे, इसलिए मैंने आपको बीच में कहीं भी इक्ता सिस्टम के बारे में डिटेल में नहीं बताया है। तो अब देखेंगे कि इक्ता जो है वो बड़े बड़े इक्ताज जो है वो ये अपने क्लोज रिलेटिव्स को या फिर अपने सन्स को जो है, अपने बेटों को जो है वो क्या कहते हैं कन्फर करता है, देता है, ठीक है। उसके बाद ये बर्नी यह बताता है कि एंसेंट मोनार्क्स जो पुराने समय के जो राजा थे उसी हिसाब से ना ये अपने कोर्ट को जो है सजाने में और मतलब देखने में दिखाने में जो है उस तरह से एक्ट करता था, और ख़ासकर इम्पेरर जो ईरान का जो इम्पेरर था उसके हिसाब से, ठीक है। इसके टाइम पीरियड का जो है
इसके टाइम पीरियड का जो है इम्पोर्टेंट फीचर जो है हम बात करें तो डेस्पोटिक रूल है, ठीक है, निरंकुश शासन, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप लिख लेंगे यहाँ पर निरंकुश, ठीक है, ये आप लिख लेंगे निरंकुश शासन। निरंकुश शासन क्या होता है बेसिकली कि राजा की जो पावर एक्सरसाइज कर रहा है, जो राजा जो पावर एक्सरसाइज कर रहा है वो अनलिमिटेड है, मतलब बहुत ही उसका कोई लिमिटेशन करने वाला नहीं है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, तो क्या पार्लियामेंट भी लॉ बनाती है? तो पार्लियामेंट निरंकुश है? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के, जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट करता है। जैसे धर्म के विरुद्ध जो है कोई वैसा जो है ये कर दिया है ना, धार्मिक चीज़ों के ऊपर जो है कोई लॉ लेकर आया है जो धर्म को में जो है इंटरफेरेंस है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर धर्म में, तो उसको क्या करती है, उसको सुप्रीम कोर्ट जो है ये कहती है कि आपका ये वाला जो स्टेप है वो गलत है और आपका जो ये वाला लॉ है वो गलत है, और इसी जगह है कि ये लॉ इनवैलिड है और ये अभी से ही जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट का जो पावर है लॉ बनाने का वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कर्टेल किया जाता है ना, उसका जो है चेक किया जाता है। और क्या है कि अगर उस पावर को जो है अलग तरीके से जो है एक्सरसाइज नहीं कर सकती है पार्लियामेंट, एक लिमिटेशन है जिसके अंदर रह के जो है उसको पावर जो है वो एक्सरसाइज करना होता है। पर यहाँ क्या है कि निरंकुश तब हो जाएगी पार्लियामेंट जब वो कोई भी लॉ किसी भी तरह का, किसी भी इंसान के किसी भी जीवन के, मतलब किसी भी चीज़ों को ऊपर जो है वो लॉ बनाने लग जाए और उस पर कोई जो है अंकुश लगाने वाला ना हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि वो निरंकुश बन जाएगी, ठीक है। तो निरंकुश का मतलब आप समझ गए होंगे कि निरंकुश शासन का मतलब ये है कि जो राजा है, जो भी सुल्तान है, वो अनलिमिटेड पावर जो है एक्सरसाइज कर रहा है, उसके पावर का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, जितनी मर्जी जिस फील्ड में जो है वो पावर एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक। तो आप ये देखते हैं निरंकुश जो है वो शासन स्टार्ट हो जाता है हमारे बलबन के टाइम में, ठीक। और उसके बाद हम इसमें क्या देखते हैं, तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो रूल रेगुलेशन है कोर्ट का, है ना, वो ससनिध पर्सिया से जो है वो लिया जाता है, ठीक है। मतलब रूल रेगुलेशन ससनिध पर्सिया का मतलब ये है कि जो पर्शियन एम्पायर था उसमें क्या होता था कि उसमें जो सुल्तान का पावर है, जो राजा होता था, उसका पावर जो है वो कोई और चीज़ों पर जो है डिपेंड नहीं करती थी। राजा जैसा चाहता था वैसा ही एक्ट करता था, ठीक। उसको कुरान का वो नहीं चाहिए होता था कि गाइडेंस कि हमें कुरान के हिसाब से चलना है ना। तो कुरान के हिसाब से चलने में बलबन को क्या परेशानी थी? तो परेशानी ये थी कि कुरान के हिसाब से अगर वो चलता तो उसमें क्या चीज़ें हैं कि उसमें एक इक्वालिटी की बात की जाती है, ठीक है ना, है ना। कुरान में जो है एक जो बराबर है वो लोगों को बराबर माना जाता है। उसके बाद क्या है कि वहाँ पर जो है डिस्कशन से कोई भी जो है उसकी बात की जाती है, कोई भी जो डिसीजन है उसमें डिस्कशन की बात की जाती है ना। कि तो डिस्कशन करने का क्या मतलब है कि पावर आप शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए कि कोई भी डिसीजन आपको लेना है और वो चीज़ आपको मंत्री परिषद में डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब कि आप उस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए क्या है कि मंत्रियों के ऊपर भी डिपेंडेंट है और वो पावर आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है। मतलब केवल जो है आपकी जो है वो जिम्मेदारी नहीं है कि आप ऐसा डिसीजन लें, ठीक है। तो इस तरह क्या है कि डिस्कशन का स्कोप जो है हटाने के लिए जो है बलबन ने ये किया कि उसने पर्शियन जो है एम्पायर का जो है वो रूल रेगुलेशन जो है स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और एक चीज़ और इसने की कि चूंकि आप जानते हैं कि अभी तक स्लेव डायनास्टी थी, ठीक है ना, स्लेव डायनास्टी थी, तो क्या है कि अभी तक जो भी रूलर्स बनते हैं वो स्लेव ओरिजिन के होते हैं, ठीक है ना। तो स्लेव ओरिजिन के होते हैं, दासत्व के जो है ओरिजिन के होते हैं। तो उसमें क्या है कि इसको एक क्या कहते हैं कि भाई अब देखो, क्योंकि ये लीगल हियर नहीं था, इसमें नासिरुद्दीन महमूद को जो है जहर खिला के मार के जो है वो सुल्तान बना था। तो क्या है कि लोग इसकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो उस रेस्पेक्ट पाने के लिए इसने क्या किया कि एक पर्शियन जो है लीजेंडरी जो है मिथिकल हीरो था। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे जो है मिथिकल हीरोज़ हैं, है ना। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, है ना,
आपने सुना होगा मे बी। तो क्या है, हम फिक्शन में ही देखते हैं, उनका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं देखते हैं, ठीक है। तो हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं देखते हैं तो क्या है कि वो मतलब एक मिथ का जो है पार्ट माना जाता है। तो उस तरह का जो है हमारे यहाँ भी लीडर्स क्लेम करते हैं कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे हैं, है ना। तो इसलिए क्या है कि ये जो है ऐसा था कि ये भी अपना ओरिजिन जो है ना पर्शियन लेजेंडरी हीरो से जो है अफरासियाब उसका नाम था, उससे करता है कि हम उसके वंशज हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि उससे जो है अपना ओरिजिन ट्रेस करने का मतलब था कि इसको जो है एक लीगैलिटी जो है समाज में मिलेगी। लीगैलिटी कहने का मतलब कि लोग इसकी रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसने जो किया है वो अच्छा नहीं था। मतलब राजा को जहर दे के मार देना और राजा बन जाना ये अच्छा नहीं माना जाता। तो इसलिए क्या है कि इसने अपनी ओरिजिन जो है वहाँ से ट्रेस की कि ये भी जो है एक रूलिंग क्लास कंसिस्ट करता है और इसलिए इसका राइट है कि ये यहाँ रूल करे, यहाँ राज करे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसने जो है इसके कुछ क्लेम्स भी थे कि किंगशिप के ऊपर जो है ये इसके कुछ क्लेम थे कि भाई किंगशिप कैसा होना चाहिए और कैसा मैं मतलब है उसका अपना जो है वो होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये कहने का ये था कि कुछ चीज़ें थी। इसने कहा कि किंगशिप इज़ द वाइस रीजेंसी ऑफ गॉड, मतलब जो राजा होता है, जो राजत्व होता है वो बेसिकली ऐसा है कि वो भगवान का जो है दूत होता है, ठीक है। अब उसकी बात दूसरी बात ये होती है कि सुल्तान इज़ द शैडो ऑफ गॉड। सुल्तान जो है वो भगवान का जो है वो शैडो होता है, मतलब परछाई होता है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ इसने बोली कि द हार्ट ऑफ सुल्तान इज़ द रिपोजिटरी ऑफ डिवाइन गाइडेंस एंड रेडियंस। अब इन बातों का आप मतलब समझिए कि क्यों ये ऐसा कहने लग गया, ठीक है। अब चूँकि आपको पता है कि इसको समाज में वो दर्जा नहीं मिल पाता राजा के रूप में, इसलिए इसने क्या किया कि कुछ किंगशिप के नियम जो है, कुछ राजत्व के नियम इसने वो किए, क्लेम किए, ठीक है। जिसमें इसने बोला कि जो राजत्व होता है, जो राजा की जो पावर होती है वो और जो एक्सरसाइज करता है राजा, उसमें क्या है कि वो भगवान का एक दूत है। तो क्या है कि भगवान का दूत होने का मतलब ये है कि भगवान कभी भी गलत नहीं करता है। तो गलत नहीं करता है तो सुल्तान कैसे गलत कर सकता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि भगवान से इक्वेट करने का इसका मतलब सीधा सीधा ये था कि ये जो गलतियां हैं अपने उसके ऊपर पर्दा डालना चाहता था और पावर जो है ये एब्सोल्यूट एक्सरसाइज करने की बात करता था। उसके बाद जो इसका जो हार्ट है, जो इसका दिल है, वो सुल्तान का जो है वो डिवाइन रिपोजिटरी है, ठीक है ना। उसमें जो है डिवाइन नॉलेज है ना। और उसमें जो है जो इसको काम करने के जो गाइडेंस होता है वो गाइडेंस जो है उसको भगवान से डायरेक्टली मिलता है, ऐसा ये कहता है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली मिलता है तो क्या है कि उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता है कोई। आप करेंगे क्या? आपको कहा जाए कि भगवान ने हम सपने में आके हमें ऐसा कहा है, तो आप उस पर सवाल करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आप धार्मिक हैं और लोग भी इस समय जो है धार्मिक थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कि कितना इंटेलिजेंट व्यक्ति था ये, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि इसने कुछ और चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस की अपने कोर्ट में, जैसे सिजदा, ठीक है ना। जैसे सिजदा का मतलब ये होता है कि आपको सुल्तान अगर आ रहा है कोर्ट में तो आपको झुक के उसको सलाम करना है, ठीक है। पैपोश का मतलब पैर आपको चूमना है, लेट के जो है वो इस तरह से अगर सुल्तान आ रहा है, ठीक है ना, तो आपको जो है इस तरह से लेट के उसका पैर चूमना है, ठीक है। तो आप ये है सिजदा और पैपोश, ठीक है ना। ये दो चीज़ें जो है इसने इंट्रोड्यूस की। उसके बाद इसने रिगार्डेड जो है किंगशिप जो है नेक्स्ट टू प्रॉफिटहुड, मतलब इसने खुद को जो है प्रॉफिट से भी कंपेयर कर दिया, ठीक है ना, प्रॉफिट मोहम्मद से, आप देख रहे हैं। उसके बाद डैजलिंग कोर्ट डिसिप्लिन जो है इसने किया। कोर्ट में बहुत सारे जो है अलग अलग तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश की, मतलब कोई घटिया जोक नहीं मार सकता था, है ना, कोई बिना मतलब कि हंस नहीं सकता था इसके कोर्ट में, है ना। और एक प्रॉपर डिकोरम, है ना, एक प्रॉपर जो है ड्रेसिंग, इस तरह की चीज़ें मतलब कोड जो है वो फॉलो की जाती थी, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है एक डिसिप्लिन पर जो है कोर्ट में बहुत ज़्यादा जो है ये ध्यान देने लग गया, ठीक है। तो के निजामी जो है कुछ बात कहते हैं यहाँ पर, क्या बात कहते हैं देखिए आप। के निजामी एक हिस्टोरियन है मिडिवल इंडिया के, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये वही बात कहते हैं जो मैंने इतनी देर से आपको समझा रहा था कि द एक्चुअल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट वाज द सोर्स ऑफ
पावरली, ठीक है, नॉट विद द नोबल्स बट और द पीपल बट विद द गॉड। मतलब जो पावर का सोर्स है सुल्तान का, वो लोगों से या फिर मतलब आम लोगों से या फिर नोबिलिटी से नहीं है, वो सीधा सीधा गॉड से है, ठीक है ना। पूरा जो है सीधा सीधा वो भगवान जो है उसको ही पावर देते हैं, ठीक है ना। एंड कॉन्सिक्वेंटली हिज एक्शंस कुड नॉट बी सब्जेक्ट टू पब्लिक स्क्रूटनी। मतलब वो जो काम करता है उस पर आम लोग सवाल नहीं उठा सकते हैं, ठीक। उसके बाद दिस वॉज अ सबटल रिलीजियस डिवाइस टू सेंटिफाई द एक्सरसाइजेस ऑफ हिज डिस्पोटिक अथॉरिटी। हमने बताया कि डिस्पोटिज्म जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा कर रहा था कि उसकी पावर को कोई नुकसान ना हो, उसके पावर को कोई चैलेंज ना करे, ठीक है ना। तो हम ऑलरेडी ये चीज़ समझा चुके हैं, वही बात जो है के निज़ामी सर कह रहे हैं, ठीक। उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि द मेजर जोल्ट जो है वो तुगरिल खान का रिवोल्ट के रूप में आता है, ठीक है ना। मतलब सब कुछ ठीक चलता है ना। 1270-75 तक जो है ना सब अच्छा से चलता है, ठीक है ना। 76 में शायद होता है तुगरिल खान का रिवोल्ट, ठीक है ना। तो अब तक जो है 10-12 साल तक जो है सब कुछ बढ़िया चलता है। पर फिर क्या होता है कि बंगाल से तुगरिल खान जो है रिवोल्ट करता है, ठीक है। आपको पता होगा कि ये मुग़ल एम्पायर है, तो इधर जो है तुगरिल खान का जो है कहीं राज्य रहा होगा और यहाँ है दिल्ली आपका, है ना। इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ से इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता होगा, ठीक है ना। और तुगरिल खान जो है इसका लोकल जो है एडमिनिस्ट्रेटर था वहाँ का, वो था क्या कहते हैं उसको, एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद आप देखेंगे कि अलग अलग से भी जो है अलग अलग जगह से भी रिवोल्ट आना स्टार्ट हो गया। मेवात से, काम्पिल से, यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया, ज़रा वो आपको करेंगे। काम्पिल है ना, काम्पिल है, पटीली है, कटिहार है, और फिर मंगोल्स को हम नहीं बोल सकते। मंगोल्स के लगातार आक्रमण हो रहे हैं दिल्ली सल्तनत में, ठीक है ना। इनको इसने कैसे काउंटर कैसे किया, इसकी जो है सलूशन कैसे लेकर आया, उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसने क्या किया ना, आप देखेंगे कि तुगरिल खान का जो रिवोल्ट होता है उसमें क्या होता है कि पहले तो ये वहाँ का जो लोकल जो रूलर होता है ना, जो पहले ये जो है, एक मिनट रुकिए, पहले ये जो है क्या करता है कि जो अवध रीजन है, अवध रीजन का जो है जो एडमिनिस्ट्रेटर था उसको भेजता है तुगरिल खान से लड़ने के लिए, ठीक है ना। तो अवध में क्या होता है कि वो जाता है तुगरिल खान से हार के और भाग के जान बचा के भाग आता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि फिर ये अपने बेटे को भेजता है और बेटा जो है इसका मारा जाता है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा, एक बेटा इसका मारा जाता है वहाँ पर, और एक बेटा इसका मारा जाता है मंगोल से लड़ते हुए ना, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। हालांकि ये तब आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप ये देखेंगे कि इसका कोई सक्सेसर क्यों नहीं रहता है, ठीक है ना। तो 2 बेटे इसके ऐसे मारे जाते हैं। तो तुगरिल खान जो है इसके बेटे को भी मार देता है। फिर क्या है कि बलवन खुद जाता है और अवध में अपना डेरा डालता है, और अवध में जाके इसको पता लगता है कि इसकी जो आर्मी है वो सफिशिएंट नहीं है तुगरिल खान के रिवोल्ट को दबाने के लिए, ठीक है। तो फिर क्या करता है, ये अवध में ही जो है आर्मी रिक्रूट करता है भारी मात्रा में, ठीक है ना। और फिर तुगरिल खान को जो है वो लड़ाई के लिए जाता है। फिर तुगरिल खान क्या करता है, भागने लग जाता है फिर, ठीक है ना। वो पीठ दिखा के भागता है। तो क्या करता है कि ये उसको पकड़ के और उसको मार देता है पहले तो। उसके बाद क्या करता है कि जो लखनऊती है, वहाँ राजधानी थी इसकी, ठीक है ना, तुगरिल खान की। तो लखनऊती में जो है ऐसा बरनी बताता है कि 2 माइल तक जो है जो बाज़ार है उसमें इसके रिलेटिव्स को, ठीक है, और जो क्लोज एसोसिएट्स थे, जो भी रिलेटिव्स थे या फिर जो भी दोस्त थे जो इनको सपोर्ट करते थे तुगरिल खान को, उसको पब्लिकली जो है गले में फंदा डाल के लटका दिया गया था, ठीक है। मतलब 2 माइल जो है लंबी ऐसे कतार लगी हुई थी, ऐसा बरनी बताता है। कहाँ तक सच्चाई है इसमें हम नहीं ये करेंगे। इस तरह से जो है 2 मील तक जो है लंबी लाइन जो है दोनों तरफ बाजार के लगा के, और इसके फैमिली और एसोसिएट्स को जो है वो जिंदा जो है उसको लटका देते हैं, ठीक है, उसको जो फांसी लगा देता है। तो आप देखेंगे कि जो ये अगर ऐसा करता भी होगा तो क्यों करता होगा, क्योंकि बाकी के नोबल्स जो है रिवोल्ट करने से डरें, एक डिटरेंस के रूप में जो है वो काम करें, ठीक है। तो आप देखेंगे कितना इंटेलिजेंट व्यक्ति था ये, ठीक है। चीज़ें हुई और रिवोल्ट हुआ, पर क्या है कि इसका जो पनिशमेंट था वो मतलब बहुत ज़्यादा भारी था।
इससे बाकी के जो नॉबल्स हैं वो डर के रहेंगे कि वो रिवोल्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मेवाती रिवोल्ट के लिए क्या करता है ये कि मेवाती लोग जो थे वो दिल्ली में जंगलों में छुप छुप के जो है आते थे और लड़ाई करते थे, लूटपाट करते थे और भाग जाते थे, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि इसने दिल्ली के आसपास के जो है ना वो जंगल ही कटवा डाले पूरे, ठीक है। और जंगल कटवा के जो है बहुत ही थोड़े थोड़े दूर पे जो है बहुत सारे थाना जो है चेक पोस्ट जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया। और उन चेक पोस्ट पर जो है इसने अफ़गान जो ओरिजिन के लोग थे, अफ़गान जो है वो मिलिट्रीज को जो है वहाँ पर अपॉइंट कर दिया, है ना, जो थाना के प्रभारी होते थे, मतलब आज वाले थाना नहीं होता है वो, ठीक है ना, बेसिकली एक सराय और चेक पोस्ट की तरह होता होगा। और उसमें क्या है कि ये अफ़गान जो है वो सोल्जर्स को वहाँ पर अपॉइंट करता था, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो काम्पिल और पटिली है, ठीक है ना, ये दो जगह जो है इसको 5-6 महीने तक रहना पड़ा दिल्ली से बाहर, ठीक है ना, लड़ने के लिए और वहाँ उनको जो है दबाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि इन दो ग्रुप को जो है सब सप्रेस करने के बाद, इनको हराने के बाद क्या होता है कि ट्रेड रूट्स, तो बेसिकली ये आप देखेंगे कि सेंट्रल इंडिया से जो है ये सेंट्रल इंडिया का पार्ट था, ठीक है ना, इस जगह कहीं पर जो ये पटिली और काम्पिल थे, ठीक है ना। तो ये क्या है कि मेजर ट्रेड रूट जो है वो ट्रेड रूट ओपन करता है और आप देखेंगे कि यहाँ से जो है ट्रेड जो है होकर गुजरती है। और ट्रेड क्या है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी इकॉनमी को चलाने के लिए, ठीक है। कटिहार जो है आपको पता है बिहार में है, कटिहार इधर कहीं पड़ता है, ठीक है। तो कटिहार में जो रिवोल्ट हुआ था ना वो सबसे ज़्यादा ब्लडिश था, ठीक है ना, मतलब वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ब्लडशेड हुए और बहुत ज़्यादा जो है इसीलिए हुए क्योंकि जो वहाँ रिवोल्ट था वो पीजेंट रिवोल्ट था। वहाँ जो है इनके उसके रिवोल्ट नहीं थे, क्या कहते हैं, नॉबल्स के रिवोल्ट नहीं थे, वहाँ जो है वो किसानों के आंदोलन थे, ठीक है ना, किसानों के जो है वो आंदोलन थे। तो क्या हुआ कि किसान का जो है जो एक बेस होता है सोशल बेस वो बहुत ज़्यादा था, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि एक किसान को जो है अगर होता है तो बहुत सारे लोग किसान खड़े हो जाते हैं। और किसी नोबेल का जो है होता है तो क्या होता है कि उसमें केवल जो है वो सोल्जर क्लास ही लड़ता है, लेकिन अगर किसान जो है वो बैटल फील्ड में आ जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो किसान जो है वहाँ लड़ने वाले लोग किसान थे, इसलिए क्या है कि सबसे ब्लडियस्ट था। लेकिन आखिर में जो है कटिहार में भी जो है इसको जीत मिली, ठीक है। मंगोल्स को जो है इसने क्या किया कि मंगोल्स में इसने मुल्तान में जो है हेडक्वार्टर बना दिया, ठीक है ना। मुल्तान आपको पता है इधर पाकिस्तान के बाद में है, ठीक है ना। तो मुल्तान में इसने हेडक्वार्टर बना दिया और वहाँ पर इसने अपने बेटे मोहम्मद को जो है प्रिंस मोहम्मद को वहाँ पर डाल दिया, ठीक है ना। बाद में प्रिंस मोहम्मद जो है मारा जाता है, हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले। फिर इसने और भी क्या किया, इसने नए फोर्ट्स बनवाए और पुराने फोर्ट्स को जो है रिपेयर करवाए, ठीक है। और बहुत सारे थाना जो है इस्टेब्लिश करवाए, खास के इस वाले रीजन में, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मतलब इनफ जो है ये वो करता है, ठीक है। फिर आप ये देखते हैं कि जो बलबन है उसका एक टाइम पीरियड जो है होता है कि 1286 में उसकी डेथ हो जाती है। और 1286 में डेथ होने के बाद ही जो है आप देखेंगे कि 1290 में ही जो है उसका जो डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी जो है वो ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि इसके बाद बुर्गा खान जो है वो बनता है सुल्तान, ठीक है। मतलब इसका बेटा था एक और, वो बनता है सुल्तान। और उसके बाद क्या होता है कि इसका बेटा भी जो है मारा जाता है, ठीक है, मर जाता है। और उसके बाद इसका जो है एक ग्रैंडसन होता है, वो बनता है सुल्तान कुछ महीनों के लिए, 2-3 महीनों के लिए। उसमें जलालुद्दीन खिलजी जो है उसका प्रोटेक्टर था, मतलब जलालुद्दीन खिलजी जो है उसके जो है वो प्रोटेक्शन में जो है था ये, ठीक है ना, क्योंकि वो वीक सक्सेसर था, मतलब उसको बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीज़ों में। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है वो पावर कैप्चर कर लेता है, ठीक है, थोड़े दिन बाद, 2-4 महीने बाद, ठीक है। और इस तरह से हम देखेंगे कि जो स्लेव डायनास्टी है उसका एंड हो जाता है, ठीक है। अब जो है हमारा खिलजी डायनास्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और खिलजी डायनास्टी में जो है आपको पता होगा कि खिलजी डायनेस्टी का जो है रूल स्टार्ट होने को जो है खिलजी रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, खिलजी क्रांति भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये प्रोफेसर मोहम्मद हबीब ने जो है ऐसा मतलब इसको जो है टर्म कॉइन किया है ना, ऐसा जो है बताया है कि ये क्रांति से कम नहीं था। क्यों क्रांति से कम नहीं था? क्योंकि जो खिलजी थे वो लो बॉर्न पीपल थे, ठीक है ना, लो बॉर्न लोग थे। लो बॉर्न कहने का मतलब कि आप देखेंगे कि जो बलबन है वो जो टर्किश, वो बहुत रेसिस्ट था, ठीक है ना। वो ये कहता था कि जो टर्किश रेस होते हैं, टर्किश रेस के लोग जो होते हैं
वो सुपीरियर होते हैं, ठीक है ना। और इसलिए वो सारा जो अपना वो होता है नोबिलिटी, वो टर्किश जो है रखता है, ठीक है ना। टर्क्स को जो है ज़्यादा तवज्जो देता है वो, ठीक। लेकिन ये था अफ़गान, ठीक है ना। जो खलजी, जो जलालुद्दीन खलजी था, जलालुद्दीन खलजी जो है वो वाटर ढोने वाला जो है एक स्लेव था, ठीक है। और वाटर ढोने वाला स्लेव था। और ये कहाँ से लाया गया था? ये अफ़गानिस्तान से लाया गया था, अफ़गान था ये, ठीक है ना बेसिकली। और ये अफ़गान से जो है क्या है कि वहाँ लेकर जाया जाता है इसको, टर्की, ठीक है ना। टर्की लेकर जाया जाता, तो ये टर्किश था, पर ये बॉर्न टर्किश नहीं हुआ था, ठीक है। इसलिए इसको लो बॉर्न जो है माना जाता है। और इसी चीज़ को जो है आप देखेंगे कि प्रोफेसर हबीब जो है ये कहते हैं कि मतलब ये ऐसे लोग थे जो मतलब अनएक्सपेक्टेड थे, बहुत छोटे से तबके से बिलोंग करते थे, और उनका सुल्तान बनना एक अपने आप में रिवोल्यूशन के जैसा था, ठीक है, क्रांति जैसी थी। तो अब क्रांति और भी कौन से कंटेक्स्ट में जो है वो कर रहे हैं, तो क्रांति जो है आप देखेंगे कि ये जो है पावर जो है वो स्वॉर्ड से, अब पावर जो है, जो सत्ता जो है वो अपने तलवार की नोक से जो है ये हथियाते हैं, ठीक है। तलवार के नोक से कहने का मतलब कि पहले जो है आप देखेंगे कि हमने बताया कि रजिया को जो है नोबिलिटी ने है जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए 2-3 साल 4 सालों में जो है वो सुल्तान नहीं रहे। अगली बार फिर आप देखते हैं कि जो भी जो सुल्तान बनता है उसको नोबल्स जो है बनाते हैं सुल्तान, ठीक है ना। या फिर उलेमा वो वर्ग होता था जो रिलीजियस चीज़ों को देखता था, ठीक है ना, रिलीजियस वर्ग होता था, ठीक है। तो आप देखेंगे कि प्रीवियसली जो है पहले जो है क्या होता था कि या तो नोबिलिटी और उलेमा जो है ये बनाते थे, मतलब उनके हिसाब से क्या था कि अपने हिसाब से राजा कोई नहीं बनता था, ठीक है ना, वो उसको नोबिलिटी और उलेमा बनाते थे। ऐसे पहला इंस्टेंस हमें देखने को मिलता है जब तलवार के बल पे जो है वो पावर कैप्चर किया जाता है, ठीक है। और फॉर्मल जो है एंड हो जाता है स्लेव डायनेस्टी का, है ना, मामलुक डायनेस्टी का, ठीक है। और इसके और भी सिग्निफिकेंट जो है होता है कि जो रेशियल सुपैरिटीज़ की बात हमने ऑलरेडी कर ली, रेशियल सुपैरिटी जो है टर्क्स की जो है उसका जो है वो मतलब एक ख़त्म हो जाता है। और इंडियन मुसलमान को भी जो है अब जो है वो दिया जाता है नोबिलिटी में दर्जा, ठीक है ना। नोबल्स में जो है उनको भी जो है उनको भी जागीरें दी जा रही है, उनको भी एकता दिए जा रहे हैं, इंडियन मुस्लिम्स को भी, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत बड़े बदलाव था, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि इंडियंस जो है इससे अलग थे, और जो भी बाहर के लोग थे वही उन्हीं को एकता मिलता था, उन्हीं को जागीरें मिलती थी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी अपने टाइम से ज़्यादा मतलब एडवांस था, जिसमें मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को हम इसी लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना, आखिर में। तो जलालुद्दीन खलजी जो है 70 साल का व्यक्ति था, आपको पता है। और इसको मतलब मंगोल्स के साथ जो है वॉर में इसको बहुत बार जो है मतलब विक्ट्री मिली थी, तो इसलिए इसको जो है ग्रेट वॉरियर का रेपुटेशन था, ठीक है ना। नोबिलिटी क्लास में भी जो है इसका एक ग्रेट वॉरियर का रेपुटेशन था कि ये बहुत बहादुर व्यक्ति है, ठीक है। और इसलिए जलालुद्दीन खलजी को जो है सुल्तान बनाया गया, ठीक है। उसने पावर खुद ही कैप्चर की थी। उसके बाद सेकंड जो है हमारा ये देखने को मिलता है कि अलादीन खलजी जो है वो जलालुद्दीन खलजी का बेटा नहीं था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, इसका ये बेटा नहीं था। अब चूंकि मैंने बताया आपको कोई भी लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था, राजा कौन किसके बाद बनेगा ये कहीं लिखा हुआ नहीं था, कहीं तय नहीं था, ठीक है ना। तो आप देखेंगे तो क्या होता है कि अलादीन खलजी जो है ये इसका जो है चाचा होता है, और शायद मौसा भी होते हैं। अब पता है आपको कि वो इंडोगेमस मैरिज होती है ना। तो इंडोगेमस मैरिज में जो है मतलब पर्टिकुलर रिलीजन में तो इंडोगेमस मैरिज होती थी उस टाइम भी। तो उसमें क्या होता है, इंडोगेमस कहने का मतलब कि पारिवारिक रिलेशन में ही जो है शादियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि ये उसका क्या कहते हैं, इसका जो है वो मौसा भी था और चाचा भी था। तो इसने क्या है कि उसको मार डाला, ठीक है। मतलब ये अपना जो है देवगिरी वाला एक्सपेडिशन करके आया था, और उसके बाद उसने मार दिया, और उसके बाद मार के जो है ये पावर कैप्चर कर लेता है, ठीक है ना। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद आप देखेंगे कि अलादीन खलजी जो है एक नया जो है रूल लेकर जो है आता है, और नए जो इसके बहुत सारे काम हैं अलादीन खलजी को, आप उसके खाली नाम से जानते होंगे। पद्मावत मूवी देखी है ना आपने, ये पद्मावत मूवी जो बनी है ना वो इसी के ऊपर बनी है, ठीक है। इसका जो है मेवाड़ से जो है वो जो क्या कहते हैं वॉर हो रहा था, उसके ऊपर जो है पद्मावत मूवी बनी है। पर वो उसमें सच्चाई नहीं है, और हिस्टोरिकल कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर वो मतलब डिबेट है, और फिक्शन है बेसिकली वो। तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो है वो बनाई गई है मूवी, ठीक है।
देख लीजिए, कभी मर्जी हो तो अच्छा लगेगा, है ना। तो पर उसको सच्चाई ना माने, ठीक है ना। बस यही है कि जो फिक्शन है वो हिस्ट्री नहीं है, और जो हिस्ट्री है वो फिक्शन नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पर अब देखेंगे कि अलादीन खिलजी ने फिर क्या क्या काम किए और क्यों हम जो है, हमारा जो है इम्पोर्टेंट राजा है ये, ठीक है। इसमें हम देखेंगे क्या क्या कि इसकी जो थ्योरी ऑफ किंगशिप थी, मतलब जो राजत्व का नियम था, राज करने का जो नियम था, उसमें थोड़े से चेंजेस जो है आए, ठीक है। थोड़े से ही, बलबन से जो है थोड़ा सा बदलाव आया है। क्या क्या बदलाव आया उसके बारे में बात करें। अब इसने ना क्या किया, इसने सीधा सीधा कह दिया कि हमें उलेमा के गाइडेंस नहीं चाहिए, मतलब रिलीजियस टीचर के जो है हमें गाइडेंस नहीं चाहिए, है ना। जो क्या कहते हैं वो काजी और वो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, जो मौलवी और काजी होते हैं ना, इनके जो है गाइडेंस इनको नहीं चाहिए, ठीक है। उलेमास का ये खुद जो है एक्ट करेंगे जैसी इनकी मर्जी करेगी वैसा, ठीक है। इसने एक चीज़ और की, इसने खलीफा को अपना हेड नहीं माना, ठीक है। अब ये भी आप देख रहे हैं कि अभी तक क्या था कि अभी तक ट्रेडिशन ये थी कि खलीफा के नाम पर लोग जो है यहाँ राज कर रहे थे, लेकिन इसने जो है इंडिपेंडेंस जो है अपना वो कर लिया कि हम उसको जो है अपना स्पिरिचुअल और टेम्पोरल हेड जो है नहीं मानते हैं, ठीक है। जो भी खलीफा जो है पर्सिया में और वहाँ था उसको, ठीक है। इसने कोर्ट कल्चर जो है ना पर्सियन लाइक जो है, अब आपको पता है कि बलबन जो है वो टर्किश जो है था, टर्किश जो है वो फ्रासियाब डायनेस्टी से जो है वो था, और उसको जो है टर्किश जो है रेस की बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो उसने जो है टर्किश कोर्ट को जो है अपनाया और इसने पर्शियन कोर्ट को अपनाया, ठीक है ना। ये भी देख लेंगे। उसके बाद इसने खुद को जो है जिल्ले इलाही जो है वो डिक्लेयर किया। जिल्ले इलाही होता है शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, हमने पढ़ा कि शैडो ऑफ गॉड पहले बलबन ऐसा कहता है, पर शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ का क्या मतलब होता है कि पृथ्वी पर एक यही व्यक्ति है जो भगवान का क्या कहते हैं वो परछाई है, ठीक है ना। तो अब समझ रहे हैं कि इसने सीधा सीधा खलीफा के जो है वो जो क्या कहते हैं, मतलब इसने खुद को खलीफे से भी ऊपर रखा, ठीक है, कि मतलब यही है जो है भगवान के बाद, ठीक है। इसका एक चीज़ और था कि किंगशिप नोज नो किनशिप, ठीक है ना। और किनशिप नोज नो किनशिप का ये मतलब है कि कोई भी व्यक्ति इसका परिवार का इसको ये डायरेक्ट नहीं कर सकता है कि भाई तुम ऐसा करो किसी भी पर्टिकुलर मैटर पे, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि इसके राजत्व के नियम में जो एक किन है, किन मतलब जो अपने हैं, ठीक है ना, उनका कोई स्थान नहीं था, ठीक है। उसके बाद जो है इसका जो वर्ड है वो लॉ माना जाए, ठीक है ना। ये कंसीडर जो है वो लॉ के रूप में किया जाए, उसको एक नियम माना जाए, ठीक है ना, जो भी ये कह रहा है वो, ठीक है। और ये लॉ से ऊपर है, ठीक है। आपको हो सकता है मैंने कभी जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे होंगे उनके बात करते हुए मैंने कहा होगा कि सोक्रेटिस जो है, जो सुकरात है, वो भगवान के एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल करता था कि लोग जो है वो कहते हैं कि भगवान न्याय करता है, ठीक है, मतलब भगवान न्याय करता है, इसका ये मतलब है कि भगवान न्याय के हिसाब से चलता है। तो सुकरात का यहाँ सवाल ये था कि जब भगवान न्याय के हिसाब से चलता है तो न्याय बड़ा है या भगवान बड़ा है, ठीक है, क्योंकि अब भगवान न्याय के हिसाब से चलते हैं तो न्याय बड़ा हुआ इस हिसाब से, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसी तरह से सुल्तान जो है वो कहता है कि जो लॉ है वो सुल्तान से नीचे है, मतलब सुल्तान जो है वो ऊपर है लॉ से भी। इवन उसके कोई भी बात को, कोई भी डिसीजन को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है कि लॉ के अनुसार सही नहीं है, नियम के अनुसार सही नहीं। सुल्तान ने जो किया, जो कहा वही नियम है, ठीक है ना, बाकी कोई नियम नहीं है, ठीक। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक नए तरह से जो है, मतलब एक और भी ज़्यादा इंटेंस तरीके से जो है डेस्पोटिक रूल स्टार्ट होता है। डेस्पोटिक मतलब निरंकुश वाली जो है वो राज्य स्टार्ट होती है, ठीक है। जो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, मतलब राजनीतिक सिस्टम व्यवस्था जो है वो ऐसी होती है कि इसमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का जो है बात की जाती है। जो ये है इसका एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल होता है, ठीक है ना। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होगा
ठीक है। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर काम के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है, अगर उसको इनाम दिया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि वो व्यक्ति वैसा करने की कोशिश करेगा बार बार। ठीक है, जैसे आपने 100 मीटर रेस जीती है तो आपको मेडल मिलेगा। ठीक है, तो आप बार बार चाहेंगे कि मैं 100 मीटर रेस जो है वो करूं, ठीक है ना, जीतूं। तो ये एक बढ़ावा देने के लिए होता है। ठीक है, लेकिन अगर पनिशमेंट दिया जाए कि भाई आप 100 मीटर पैदल चले हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, तो आप अगली बार 100 मीटर पैदल नहीं चलना चाहेंगे, है ना। आप हमेशा जो है वो चाहेंगे कि मैं बाइक और स्कूटर से ही जाऊँ। ठीक है, तो क्या है कि एक ये होता है कि एक कंडीशन किया जाता है, आपके एटीट्यूड को चेंज किया जाता है उसके हिसाब से। ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि जो भी व्यक्ति था उसके एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश की गई ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल से। उस समय में जो है ये रिवार्ड एंड पनिशमेंट की जो है स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई गई एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, इसके द्वारा। उसके बाद आप देखेंगे कि जो स्टेट सर्विसेज हैं, ठीक है ना, स्टेट सर्विसेज कहने का मतलब कि कोई प्यून है, कोई क्लर्क है, या कुछ अलग अलग पोस्ट हैं, है ना, कोई नोबल्स हैं। उसमें क्या है ना कि कॉमनर्स को भी अब जगह मिलने लगे और उसमें हिंदूज़ को भी जगह देने लग गए थे। आपको ध्यान होगा मैंने कहा था कि इंडियन मुस्लिम्स को भी जो है अब नोबिलिटी में शामिल किया गया था। ठीक है ना, जो रूलिंग क्लास थी उसमें जो है इंडियन मुस्लिम्स को भी जो है वो जगह दी गई। इसने जो जागीर्स है ना, जो इसके सक्सेसर ने और बलबन ने जो जागीरें दी थी लोगों को, नोबिलिटी को, उसको ना इसने कॉन्फिस्केट कर लिया। ठीक है ना, मतलब उसको इसने जब्त कर ली। ठीक है, और जब्त करके दोबारा से जागीरें जो है ये लोगों को देने लग गया, अपने जो भी चाहते होंगे उनको, और इंडियन मुस्लिम्स को जो है ये नोबिलिटी में शामिल करने का एक बेहतर तरीका था इसके लिए। ठीक है, इसने और क्या किया, इसने वाइन को और गैम्बलिंग को, मतलब जो सट्टा होता है और या क्या कहते हैं वो जो जुआ होता है उसको, और क्या कहते हैं उसको जो शराब होता है उसको, उसके ऊपर जो है इसने वो लगा दिया, बंद लगा दिया, प्रोहिबिशन लगा दिया। ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि इसने स्पाई सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया। ठीक है, स्पाई सिस्टम क्या होता है, स्पियोनेज होता है बेसिकली, स्पियोनेज सिस्टम होता है इसको। ठीक है ना, इसको बोलते हैं गुप्तचर बेसिकली, है ना। आपको पता होगा ना हिंदी वाले, गुप्तचर वाला जो सिस्टम होता है, व्यवस्था होती थी, इसको रीऑर्गेनाइज किया इसने। और ये चीज़ हम आप देखेंगे कि इसने जो अपना वो किया था ना, जो मिलिट्री का जो इसका वो था ना, उसमें भी इसने मतलब हर एक मिलिट्री यूनिट में अपना एक स्पाई डाल दिया था। ठीक है, स्पाई मतलब गुप्तचर। ठीक है ना, कि कौन सा मिलिट्री यूनिट में क्या चल रहा है, इसको हर चीज़ पता होनी चाहिए। इसलिए इसने नोबल्स को ना सोशल मोबिलिटी को भी चेक कर दिया, जो एक सामाजिक सोशल मोबिलिटी आपको पता होगा। ठीक है ना, ग्रेजुएशन वाले बच्चों को पता होगा, आपको हमने पढ़ाया था अर्ली मेडिवल वाले पेपर में, मैंने बताया था कि संस्कृताइजेशन और जो संस्कृतिकरण है उसके थ्रू क्या होता था कि लोग जो है वो समाज में अपना वर्ग बदलने की कोशिश करते थे। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या है कि एक सोशल मोबिलिटी को जो है उस टाइम एक वो था कि सोशल मोबिलिटी हो रही थी। इस समय क्या होता है कि सोशल मोबिलिटी का जो है कि भाई एक नोबेल ने जो है अपनी बेटी का शादी दूसरे नोबेल के बेटे से करवा दिया, ऐसा इसने नहीं करने के लिए कहा, और इसके लिए इसके सुल्तान का परमिशन चाहिए होता था। ठीक है ना, अब मान के चलिए कि 40 नोबल्स है और 40 में से 20 लोगों ने मतलब 10 लोगों ने अपने बेटे का, इन 10 लोगों की अपनी बेटी से शादी करवा दिया, तो क्या है इनका तो मैरिज अलायंस हो गया है। ठीक है ना, तो ये एक हो सकता है कि एक फैक्शन के रूप में ये 20 लोग अलग हो जाए, और मतलब मान के चलिए कि ऐसा स्थिति आ जाए कि भाई ये लोग मतलब अलग तरह से जो है इसको एक चैलेंज पोज करे। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है कि अगर कोई भी नोबेल अपने बेटे और अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे तो उसके लिए सुल्तान का परमिशन लेना ज़रूरी होता था। ठीक है, अदरवाइज सुल्तान हार्स जो है उसके ऊपर जो है वो करता था, जो पनिशमेंट है उसको दिया जाता था। ठीक है, इसने खेती में भी, कृषि में भी कुछ सुधार किए। ठीक है ना, कृषि सुधार में आप देखेंगे क्या 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 चीज़ें जो है इसने किया। इसने लैंड का जो है सर्वे और मेजरमेंट जो है ना स्टार्ट किया। ठीक है, क्यों, अभी तक क्या था कि भाई ऐसा होता था कि भाई आपको 20 किलो अनाज जो है इस खेत से देने हैं, मतलब जो भी खेत है उसका। ठीक है ना, साल का, ठीक है, या साल का या महीने का जो भी है। पर इसने क्या किया ना कि इसने उस लैंड का मेज़रमेंट किया,
मतलब मान के चलो कि ये 100 स्क्वायर फुट है तो 100 स्क्वायर फुट में कितना उपज होता है, तो उस हिसाब से इसका रेवेन्यू फिक्स किया, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि एक यूनिट जो है ये इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम है बीसवा, ठीक है। बिहार यूपी के एरिया में ना अभी भी 20 धूर होता है, मतलब आपको पता है वो 1/20 जो है वो कट्ठा होता है, ठीक है ना। तो 20 धूर को मिला के 1 कट्ठा होता है, ठीक है। और फिर ऐसे ही 20 कट्ठा को मिला के 1 बीघा होता है, ठीक है ना। तो ये 20 वाला जो यूनिट है ना, ये 20 वाला जो है ये अलादीन खिलजी जो है वो इंट्रोड्यूस करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि क्रिएटेड रेवेन्यू ऑफिसर अमील, ठीक है ना। अमील आप पीजीटी वाले बच्चे ध्यान देंगे और या नेट चारक वाले कि अमील जो है वो एक रेवेन्यू ऑफिसर होता था जो डायरेक्टली पीजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करता था, लैंड रेवेन्यू, ठीक है ना। आप यह देखेंगे कि ये इंट्रोड्यूस करके इसने क्या किया, खूट मुकद्दम और ये चौधरी वगैरह जो होते थे पहले ये काम करते थे रेवेन्यू वसूलने का, उनका काम अब खत्म हो गया, ठीक है। तो आर.एस. त्रिपाठी जो है इस इतिहासकार है, ठीक है। आर.एस. त्रिपाठी का ये मानना है कि कुछ लोगों का, कुछ इतिहासकारों का मानना ये है कि ये जो पॉलिसीज़ इसकी थी वो हिंदुओं के खिलाफ थी, ठीक है। पर आर.एस. त्रिपाठी का ये मानना है कि हिंदुओं के खिलाफ नहीं थी, बल्कि ये उस क्लास के खिलाफ थी जो इस समय जो है पीजेंट से जो है रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जो उनसे एक्सप्लोटेशन करते थे, उसका जो है शोषण करते थे, ठीक है ना। तो और उसमें खूट मुकद्दम और चौधरी थे, तो इसमें उसकी क्या गलती है, ठीक है ना। तो ये एक नेचुरल था और इसमें कोई रिलीजियस वो टिंज नहीं देखते हैं आर.एस. त्रिपाठी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। इसने एक चीज़ और की थी, पीरियोडिकली जो है ऑडिट और अकाउंट्स जो है ये मतलब देखने का जो है वो रहता था, ऑडिटिंग होती थी कि मतलब साल में इतना कलेक्शन हुआ तो भाई कहाँ से कितना हुआ और कहाँ कितना गया, सब ऑडिटिंग होती थी, ये इसने इंट्रोड्यूस कर दिया था, ठीक है। मिलिट्री अचीवमेंट्स की बात करेंगे, मिलिट्री अचीवमेंट से ही आप अलादीन खिलजी को जानते होंगे आप लोग, क्योंकि इसके बहुत ही वाइड जो है वो मतलब वो इम्प्लीकेशंस हैं। और साउथ में भी जो है देवगिरी वगैरह जो है इसने वो किए थे, ठीक है ना। अब देखेंगे कि साउथ में भी इसके एक्सपेडिशंस हुए थे, देवगिरी वगैरह में जो है इसने वो किया था, ठीक है ना, अपना जो है अनेक्स किया था, ठीक है। और आप देखेंगे कि मुल्तान अनेक्स करता है 1296 में, है ना। बंगाल इन्वेजन 3-3, 4-4 बार होता है इसके टाइम पीरियड में, मतलब इवन दर्जनों टाइम जो है मंगोल इन्वेजन होते हैं, पर 3 मेजर मंगोल इन्वेजन होते हैं, ठीक है ना। कादर खान लेकर आता है, कादर खान वो फिल्म एक्टर नहीं, मंगोल जो है मंगोल्स का जो है वो ये एक राजा था, ठीक है ना। मंगोल्स आपको पता होगा सेंट्रल इस्लामिक लैंड में जो है, जैसे आप एक मैप बनाएंगे, है ना, ये इंडिया है, तो आप देखेंगे कि ये सॉरी ये इस तरह से है, ठीक है ना, इधर अफ्रीका है। और आप ये देखेंगे कि ये वाला जो रीजन है ये चाइना है आपका, ठीक है ना। तो ये वाला रीजन जो है इस जगह, इस वाले रीजन में जो है मंगोल्स का शासन होता है, ठीक है ना। और ये बहुत अलग अलग भागों में बटे होते हैं, क्योंकि ये सारे जो है चंगेज़ खां के जो है वो डिसेंडेंट्स हैं, और अलग अलग चंगेज़ खां ने अपने पोतों और बेटों के बीच में जो है ना अपना एम्पायर जो है वो बांट दिया था, ठीक है ना। तो ये मंगोल जो है कभी कभी इस फैक्शन वाले, कभी इस फैक्शन वाले, इस फैक्शन वाले, बार बार जो है इन्वेजन करते रहे हैं, ठीक है ना। आप ये ध्यान रखें। तो मंगोल जो है इन्वेजन होता है, कादर खान के द्वारा लीड किया जाता है, इसको डिफीट करता है, मतलब इसको हराता है और पीछे मतलब घसीट देता है, ठीक है ना। उसके बाद गुजरात का अनेक्स करता है और वहाँ से बहुत सारा जो है सोना और वेल्थ जो है वो लेकर आता है। मंगोल जो इन्वेजन फिर होता है, कुल्तुक ख्वाजा लेकर आता है, ठीक है ना, उसको भी ये वो कर देता है। रणथंभौर होता है, ठीक है ना, रणथंभौर से जो है, अब ये बेसिकली राजपूताना है, ठीक है ना, ठीक है ना। रणथंभौर है ना, चित्तौड़, मेवाड़, ठीक है ना, मेवाड़ वाली कहानी है जो पद्मावत वाली है ना, मेवाड़ वाली कहानी ऐसा बताया जाता है कि वो वाली कहानी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमीर देव जो है वो पृथ्वीराज चौहान की डायनेस्टी से जो है राजा थे, और उनको भी जो है वो हरा के रणथंभौर कैप्चर कर लिया, चित्तौड़ कैप्चर कर लिया राणा रतन सिंह को हरा के, ठीक है ना। यहाँ पर 8 मंथ के लिए जो है बैटल चली थी, और ये वही टाइम था जब तड़गी जो है एक और मंगोल जो है वो दिल्ली को 2 महीनों तक जो है कैप्चर करके रखता है, ठीक है नहीं, क्योंकि बाहर था तो उसके लिए आसान जो है इजी जो है टारगेट बन गया था दिल्ली, और यहाँ आया, लूटपाट किया 2 महीने तक। और 2 महीने के बाद क्या हुआ कि जब ये आया अलादीन खिलजी वहाँ से आया, तो क्या है कि उसकी स्थिति ऐसी ख़राब हो रखी थी कि उसके नॉबल्स ने ये उसको सजेस्ट किया कि आप जो है देवगिरी शिफ्ट हो जाइए और दिल्ली छोड़ दीजिए। पर क्या है कि जो अलादीन खिलजी था वो बेसिकली ऐसा व्यक्ति था कि वो हार कभी मानने वाला में से नहीं था, ठीक है ना। तो उसने क्या है कि उसने तब भी जो है वो
कोशिश की और तब भी जो है इसको मार के भगाने की कोशिश की और आखिरकार जो सक्सेसफुल हुआ है ना। और इस बीच में जो है उसने क्या किया कि उसने जो है अपनी सेकंड राजधानी जो होती है वहाँ से उसने जो सीरी फोर्ट है वहाँ जो है सीरी फोर्ट में जो है उसने यहाँ से पलायन कर गया और सीरी फोर्ट से जो है फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कड़े इंतजाम किए, ठीक है, सिक्योरिटी के, और वहाँ से जो है क्या है कि इनको घसीट के बाहर जो है दिल्ली से भगाया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि जियाउद्दीन बर्नी जो है हमें ये बताता है कि अलादीन खिलजी's एम्बिशन वाज टू कॉन्कर वर्ल्ड, ठीक है ना, होल वर्ल्ड, ये पूरा जो है वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहता था, पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता था, बर्नी ऐसा कहता है, और एक नया रिलीजन वे स्थापित करना चाहता था जैसे प्रोफेट मोहम्मद करके गए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा पर जियाउद्दीन बर्नी ये भी कहता है कि अब चूंकि ये पॉसिबल नहीं था तो उसके जो एक नॉवल है मलिक आलम मुल्क जो है वो ऐसा सजेस्ट करता है कि पॉसिबल नहीं, तो अलादीन खिलजी वहीं रुक जाता है, ठीक है ना, आगे नहीं बढ़ता है इस फिल्म में। उसके बाद आप देखेंगे कि एक परमानेंट सिक्योरिटी मेजर लेता है मंगोल इन्वेजन के खिलाफ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दर्जन से भी ज़्यादा बार जो है इसके टाइम पीरियड में जो है वो मंगोल इन्वेजन होता है। और मंगोल इन्वेजन जो है होता है तो क्या होता है कि जो इसका हेडक्वार्टर है वो सीरी फोर्ट जो है वो कर देता है। सीरी फोर्ट आपको पता है हौज खास में है, दिल्ली में जो रहते हैं हम लोग को पता है। और जो ये थर्ड राजधानी मानी जाती है दिल्ली की, ठीक है ना, थर्ड राजधानी मानी जाती है। और एक जो है इसके बाद जो चौथी राजधानी बनी थी वो तुगलकाबाद बनी थी, याद है आपको, तुगलकाबाद। यहाँ पर भी एक फोर्ट है, अगर आप कभी घूमने जाएं तो यहाँ पर भी घूम सकते हैं, यहाँ पर भी घूम सकते हैं। हौज खास में भी जो फोर्ट है सीरी फोर्ट वहाँ भी घूम सकते हैं और तुगलकाबाद फोर्ट भी घूम सकते हैं, जो दिल्ली में व्यक्ति हैं वो जा सकते हैं। उसके बाद अच्छी वो है, मतलब आपको दिखेगा कि आज से 800 साल पहले 900 साल पहले भी लोग किस तरह के जो है इतने स्ट्रॉन्ग फोर्ट बनाते थे, है ना। और आज जो है पुलें बनती है और ढह जाती है 2 महीने में, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि ओल्ड फोर्ट्स को जो है इसने रिपेयर करवाया, ठीक है ना, जो पुराने फोर्ट थे उनको, ठीक है, जो एक्सपीरियंस सोल्जर्स थे और ऑफिसर्स थे उनको जो है गार्ड के लिए जो है इन फोर्ट्स में, पुराने और नए फोर्ट्स में जो है जो एक्सपीरियंस सोल्जर्स थे उनको जो है अपॉइंट करना स्टार्ट किया। आर्मी को जो है रिक्रूट करना स्टार्ट किया और आर्मी जो करीब 5 लाख जो है इसका हो जाता है, ठीक है। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लेकर आता है सोल्जर्स को रिलीफ देने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि और क्या क्या रिफॉर्म्स करते हैं। तो पेमेंट जो है ना ये कैश में स्टार्ट करता है सोल्जर्स को, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अलादीन खिलजी का जो इन्वेंशन है ये, ठीक है, पहले नहीं होता था। पहले क्या होता था, पहले उसको एक इक्ता दे दिया जाता था कि भाई तुम जाओ और ये वाला ज़मीन का टुकड़ा है, इसमें से जो किसान जो है खेती कर रहे हैं और जो किसान खेती कर रहे हैं वो टैक्स देंगे और उस टैक्स से जो है तुम अपना पालन पोषण करना, और तुमको जो है स्टेट ट्रेजरी से कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, और जो भी तुमको जो सैलरी के रूप में जो चाहिए वो तुमको इसी ज़मीन से रेवेन्यू के रूप में आएगा, ठीक है ना। जो किसान खेती कर रहे हैं तो तुमको टैक्स देंगे, यही इक्ता होता था बेसिकली। हम इसके बारे में बात करेंगे और भी डिटेल में। तो इस चीज़ को जो है अलादीन खिलजी ने जो है क्या है कि कैश पेमेंट के रूप में कर दिया, उसको जो है अपने ट्रेजरी से पैसे देने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। इसने 2 चीज़ और किए थे, दाग और हुलिया, ठीक है ना। ये आगे चल के शेरशाह सूरी भी अपनाता है और अकबर भी अपनाता है, ठीक है ना। इसी का एक्सटेंशन जो है अकबर का जो है वो क्या कहते हैं पॉलिसीज जो है रिक्रूट करने की जो है सोल्जर्स की वो होता है, ठीक है ना। तो दाग जो है बेसिकली हॉर्स का ब्रांडिंग होता है कि कौन सा हॉर्स किस कैटेगरी का है, ठीक है ना। हुलिया जो है वो एक रोल अवेलेबल होता है। रोल आप समझ रहे हैं ना, आपके पास क्या है कि जब इलेक्शन होती है इंडिया में तो क्या होता है, एक इलेक्टोरल रोल होता है। इलेक्टोरल रोल में क्या है कि एक पर्ची जो है होती है, उसमें आपका ये होता है, आपका नाम होता है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, ठीक है ना, और इस तरह से कुछ डिटेल होते हैं। और वो पर्ची आपको जो है आपका हेड जो मास्टर होता है, टीचर होता है आपके एरिया का, वो आपको दे कर जाता है कि भाई ये आपका जो है इलेक्टोरल रोल है कि आप इसका काम तब लगेगा जब आप वोट देने जाएंगे ना, बटन दबाने जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि एक लिस्ट प्रिपेयर करी जाती थी जो सोल्जर्स होते थे उनका, और ये जो है इन्वेंशन अलादीन खिलजी का था, ठीक है। उसके बाद स्पाइस जो है हम इसकी बात ऑलरेडी कर चुके हैं। स्पाइस जो है जो क्या कहते हैं उसको, जो गुप्तचर, हाँ गुप्तचर जो होते हैं वो आर्मी के हर एक यूनिट में रखा जाता था कि आर्मी के एक यूनिट में पर्टिकुलरली क्या चल रहा है, कि वो कहीं रिवोल्ट वोल्ट तो नहीं कर रहे हैं। इसके लिए जो है
हर बात को जो है डायरेक्टली जो है सुल्तान को वो किया जाता था कि सुल्तान को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लेकर आता है, और मार्केट कंट्रोल पॉलिसी पे मतलब आप ये समझें कि यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो अलादीन खिलजी का मार्केट कंट्रोल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि मिडिवल एज में जो है ये एक ऐसा व्यक्ति था जो चीज़ों की, सामानों के जो है प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि भाई ये कलम है और ये एक कलम है और ये कलम जो है 5 रुपये से ज़्यादा में आप नहीं बेच सकते। होता है ना, एक MRP लगा होता है, देखे हैं आप, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि एक जो पेन है वो आप ये 5 रुपये से ज़्यादा में नहीं बेच सकते हैं, इससे कम में बेच सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो प्राइस का रेगुलेशन है वो हमें मिडिवल इंडिया में ही दिख जाता है, और ये आपको पता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो तय करती है, ठीक है ना। मतलब कि भाई कौन से व्यक्ति जो है, देखते हैं ना कि चावल का और इसका और उसका MSP होता है ना। तो इस तरह से देखेंगे कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स में जो है वो चीज़ों के जो है दाम जो है वो किए जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, कि कंट्रोल किए जाते हैं कि भाई आप पर्टिकुलर सामान जो इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते हैं या इससे कम ना बेचें, है ना। तो इस तरह से ये होता है। पर उस समय जो है आप देखेंगे कि उस समय ये चीज़ की गई थी, और इसमें जो है ये एक इन्वेंशन था उसका, ठीक है ना, इन्वेंशन था। और इसमें क्या चीज़ थी कि जो एक स्टेनली लेन पोल है, एक हिस्टोरियन है, ठीक है ना, ये आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन से ब्रिटिश है, ठीक है ना। स्टेनली लेन पोल का ये मानना है कि वो अपने समय का एक बहुत बड़ा जो है पॉलिटिको इकोनॉमिस्ट था, ठीक है। मतलब एक बहुत ही बड़ा जो है इकोनॉमिस्ट कहने का मतलब कि पॉलिटिको, राजनीतिक, और वो क्या कहते हैं अर्थवादी व्यक्ति था। और इससे क्या है कि इसका इसलिए जो है ये इन्वेंशन होता है। और इसमें क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी, फूड ग्रेन है, क्लॉथ है, या फिर स्लेब है ना, स्लेब की भी प्राइस जो है वो की जाती थी, ठीक है ना, रेगुलेट की जाती थी। तो इनका जो है एक प्राइस जो है फिक्स किया गया था, और हर एक दिन ना, और इसके जो है वो क्या कहते हैं उसको, इसके व्यक्ति जो है, इसके जो स्पाई है वो मार्केट में होते थे, और हर दिन इसको रिपोर्ट करते थे कि आज फूड ग्रेन का प्राइस ये रहा है, क्लॉथ का प्राइस ये रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता था कि लोग डरते थे कि अगर वो बढ़ा के प्राइस का जो है बेचेंगे तो उसको जो है सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो अब क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर अब ये इस तरह की चीज़ें होती है तो क्या होता है कि एक सप्लाई साइड होता है और एक डिमांड साइड होता है, ठीक है ना। जैसे ये दिल्ली है आपका, ठीक है, तो दिल्ली में जो है बाहर से सामान आते होंगे, है ना, तो ये सप्लाई साइड हो गया। और दिल्ली में जो है अब ये चीज़ है कि बाहर नहीं लागू किया गया था, ये सिर्फ दिल्ली के लिए था, ठीक है ना। तो अब क्या है कि सप्लाई साइड के लोग जो है इससे नाराज़ होंगे, क्यों? क्योंकि इनको जो है उस लेवल का प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, है ना। तो क्या है कि जो खेती जो है निबडिंग एरियाज़ में जो है वो होता था, वो लोग नाराज़ थे और उनके लिए ये ख़राब था, मतलब निगेटिव था, ठीक है ना, इसका असेसमेंट अगर हम करें तो। और इनके लिए जो है ये पॉजिटिव था। पॉजिटिव क्यों था? क्योंकि जो ये होता था ना, जो ये मार्केट होता था, इसमें क्या होता था कि जो सोल्जर्स को ये बहुत कम सैलरी पे करते थे, ठीक है ना। सैलरी जो है अपने सैनिकों को बहुत कम पे करते थे, ठीक है। और उन कम पेमेंट के बावजूद भी जो है इसके सैनिक एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी रहे थे, ठीक है ना। अच्छी जो है एक जीवन की शैली जो है ये जी रहे थे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि इनके जो दिल्ली के लोग थे उसके लिए बहुत ज़रूरी था ये, ठीक है। और इसलिए क्योंकि इनको अपना खजाना खाली ना करना पड़े, सैलरी जो है ज़्यादा पे ना करना पड़े सैनिकों को, इसलिए क्या है कि इसने ऐसा सिस्टम ही बना दिया कि कम सैलरी में ही सैनिक बेहतर ज़िंदगी जी रहे थे, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत एक बड़ी अचीवमेंट थी इसकी, ठीक है। प्रोक्योरमेंट आपको ये पता है कि ट्रेडर्स भी जो है वो ऐसा था कि बाहर से जो है सामान लाते थे, उनको भी एक फिक्स था कि भाई अगर ये 5 रुपये का सामान है तो यहाँ 6 रुपये में ही बिकना चाहिए। अगर तुमको 5 रुपये में खरीद पड़ती है तो 6 रुपये में ही बिकना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बिकना चाहिए, ठीक है ना। इससे ज़्यादा बेचोगे तुमको जो है वो सज़ा दिया जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से चीज़ें जो है चल रही थी। इसने मार्केट जो है ये बनाया था, ठीक है ना। और सराय अदल जिसको बोला जाता था, ठीक है ना, जो मार्केट इसने बनाया था इसके लिए, ठीक है। और इसको जो है एक ऑफिसर इंचार्ज था इसका, इसको सोहनाई मंडी बोलते थे। आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसको जो है आप पीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे या फिर आप नेट जेआरएफ के लिए अगर तैयारी कर रहे होंगे तो एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि सोहनाई मंडी जो है वो क्या था, है ना। तो आप वो सराय अदल का जो है ऑफिसर था, ठीक है ना। इस तरह से जो है
वो कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि प्राइवेट होर्डिंग जो है वो पनिश किया जाता था कि कोई भी व्यक्ति जो है, मान के चलिए कि एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद जो है वो कोई भी चीज़, आलू प्याज होता है ना हमारे यहाँ के, आलू प्याज की शॉर्ट होती है तो दुकान वाले जो है वो बोरे के बोरे प्याज जो है छुपा के रख देते हैं कि बाद में बेचेंगे, रेट बढ़ेगा तो इसलिए जो है क्या है कि ऐसे लोगों को पनिश किया जाता था उस टाइम, ठीक है। डेली रिपोर्ट जो है, इसकी बात हमने कर ली कि सुल्तान को डेली रिपोर्ट दिया जाता था कि आज ये इस चीज़ का भाव ये रहा, उस चीज़ का भाव ये रहा, है ना। तो इस तरह से जो है चीज़ें होता था। उसके बाद हम देखेंगे कि रीजंस जो है क्या थे कि उसने मार्केट पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना। इसकी हमने बात ऑलरेडी कर ली है कि भाई अगर वो सोल्जर्स को कम पे कर रहे हैं, देखो अगर कम पे कर रहे हैं तो उनको क्या है कि उनकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो फुलफ़िल नहीं होंगी। तो अगर कम पेमेंट कर रहे हैं तो कम पैसे में ही जो है उसको जो वो सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो मतलब ज़्यादा पे करते तो मिलती, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि इसने एक वो कर दिया कि भाई आप इससे ज़्यादा कोई सामान नहीं बेच सकते हैं, तो सोल्जर्स को जो है ये मतलब लाइफ जो है आसान हो, ठीक है। हिस्टोरियन के हिसाब से आप देखेंगे कि ये हिस्टोरियन ये कहते हैं ना कि ये बहुत ही ज़रूरी काम था एक ह्यूज आर्मी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना। आपको पता है कि ऑलरेडी 5 लाख जो है आर्मी इसकी दिल्ली में थी, है ना। तो इतनी बड़ी आर्मी को जो है मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा जो है एक वो था, ठीक है ना, लो वेज के हिसाब से अगर आप कर रहे थे तो। उसके बाद जियाउद्दीन बर्नी जो है ये कहता है, देखिए यहाँ पर जियाउद्दीन बर्नी जो है यहाँ पर क्या कहता है कि मेजर मोटिव ऑफ अलाउद्दीन खिलजीज मार्केट कंट्रोल पॉलिसी वाज हिज डिज़ायर टू पनिश हिंदूज, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हिंदूज जो है वो ट्रेड में सबसे ज़्यादा जो है लिप्त थे, ठीक है। पर जियाउद्दीन बर्नी ऐसा जो है एक्यूजिशन लगाता है, ऐसा कहता है कि ऐसा जो है था कि ये एंटी हिंदू जो है अपने सेंटिमेंट के कारण जो है ऐसा कर रहा था। पर क्या है कि ये रियलिटी नहीं थी। क्यों रियलिटी? इसलिए नहीं थी क्योंकि अरबियन ट्रेड में जो है ना, अरबियन सी का जो ट्रेड होता है, जो अरबियन सी से जो ट्रेड इधर से आता था वो बेसिकली मुस्लिम्स के द्वारा और वेस्टर्न इंडिया के जो है मुस्लिम थे उनके द्वारा कंट्रोल किए जाते थे, ठीक है ना। तो इसमें हिंदूज़ कहीं नहीं थे। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसके जो है सिर्फ फूड ग्रेन का प्राइस कंट्रोल किया जाता था, वहाँ पर जो इम्पोर्टेड गुड्स थे उनके भी जो है प्राइस रेगुलेट किया जाता था, जैसे कपड़े हो गए या फिर वाइन हो गया, ठीक है ना। और भी जो भी चीज़ें हैं, अच्छा वाइन की तो इसने वो कर दी थी, वाट लगाती थी, ठीक है ना। तो बाकी और भी चीज़ें जो है जो क्या कहते हैं उसका जो है था कि भाई इंपोर्ट होता था, उस पर भी इसने प्राइस कंट्रोल रखी थी। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि केवल हिंदुओं को पनिश करने के लिए जो ऐसा रखा गया था, ठीक है ना। हाँ अफेक्ट हुए थे हिंदूज, पर उससे ऐसा नहीं था कि अफेक्ट इसलिए होते क्योंकि आसपास का जो दोआब रीजन था, दोआब क्या होता है, 2 नदियों के बीच का जो ज़मीन होता है उसको दोआब बोलते हैं, जैसे ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो दोआब रीजन बेसिकली ये गंगा है और ये यमुना है, तो इसके बीच के जो प्रोडक्शन होता था, खेती जो होती थी इस वाले रीजन में ज़्यादातर हिंदूज थे खेतीहर, ठीक है ना। तो हिंदूज का जो है वो जो खेतीहर लोग थे उनके जो है अनाज वनाज को जो है वो कन्फिस्केट करके ले जाया जाता था ना, उसको ज़बरदस्ती ले जाया जाता था। और ऐसा भी नहीं कर सकते थे आप कि आप अपना अनाज देने से मना कर सकते थे। आपके खाने से जितना ज़्यादा होता था सब स्टेट ले जाती थी, सब अलाउद्दीन खिलजी के सोल्जर्स आके ले जाते थे, ठीक है ना। तो इससे जो है हिंदूज अफेक्ट हुए थे, पर ऐसा कहना गलत है कि सिर्फ हिंदूज जो है और सिर्फ उनको पनिश करने के लिए ऐसा पॉलिसी लाया गया था, ठीक है ना। तो आप ये सारे जो है चीज़ें एनालिसिस में आप डालेंगे एग्जाम में, कभी भी आपके ग्रेजुएशन में आप ऑनर्स में या फिर प्रोग्राम में आंसर लिख रहे हैं तो, ठीक है। सक्सेस फेल्योर की आप बात करेंगे तो सक्सेस फेल्योर के लिए क्या है कि आप ये देखेंगे कि आप इसको एक सक्सेसफुल पॉलिसी माने। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि इससे इसने एक काफ़ी अरसे तक, मतलब करीब 10-12 साल 15 साल जो है इसने एक लंबे अरसे तक जो है चीज़ें जो है कंट्रोल में रखा, ठीक है ना, प्राइस कंट्रोल में रखा। और आप देखेंगे कि अलग अलग पर्सपेक्टिव इसके ऊपर आप देख सकते हैं ना कि इसका जो है क्या जो है आउटकम रहा और क्या चीज़ें हैं। आप देखेंगे कि ये बहुत ही ह्यूज आर्मी जो है ये बहुत ही कम पैसे में जो है मेंटेन करने में सफल होता है, ठीक है। तो आप एक सक्सेस के रूप में जो है आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं ना, आज का पीपीटी इतना है और ख़त्म है अब, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं और अगले क्लास में जो है अगले लेक्चर में हम तुगलक, सैयद और लोदीज के बारे में जो है हम लेकर आएंगे एक लेक्चर, ठीक है। और एक लेक्चर के बाद क्या होगा कि हम फिर इसके जो है जो बाकी के पोर्शंस हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में जो है बात करेंगे, ठीक है। और फिर क्या है कि हम अगले जो है आपका टॉपिक होगा जो भी है विजयनगर होगा या फिर जो भी आप पढ़ना चाहें
आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि भाई आपको दिल्ली सल्तनत के बाद क्या पढ़ना है, ठीक है। अगर विजयनगर पढ़ना है तो मैं विजयनगर के ऊपर लेकर आऊँगा, अगर कुछ और पढ़ना है, अगर मुगल्स के बारे में पढ़ना है तो मुगल्स के बारे में लेकर आऊँगा लेक्चर्स, ठीक है। पर वो लेक्चर्स भी वैसे ही जैसे ये वाले लेक्चर्स जो है डेप्थ में है वैसे ही डेप्थ में होंगे। आप एक नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स जो है वो मतलब उससे ये कर सकते हैं। हाँ, आप एसएससी वेसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो ये वीडियो नहीं देखिए क्योंकि ये बहुत लंबा है एसएससी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना। और इतने लंबे में वो नहीं आएगा आपका एग्ज़ाम में, जो है ना आएंगे सवाल आएंगे, पर उस कंपैरिजन में आपका जो है ये जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। आप अगर फिर भी आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है। पर क्या है कि आप समय को अगर देखें तो समय के हिसाब से ये बहुत मतलब आपका आउटपुट के हिसाब से जो है ये समय ज़्यादा लेगा। आउटपुट तो नो डाउट के ज़्यादा देगा पर समय ज़्यादा लेगा ये, ठीक है। आपको ये पीडीएफ जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है हिस्ट्री विद अमोद कुमार करके, ठीक है ना, वहाँ मिलेगा, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है, मैं डाल दूँगा। और आप कोशिश करें कि आप अपने जो लोग हैं आसपास जो पढ़ते हैं, जिनको सीरियसली इन चीज़ों के नॉलेज के बारे में वो जानकारी चाहिए और उनको नॉलेज चाहिए, उनको आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जो है आप जाके आप बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, और अगर कुछ वैसी चीज़ें हैं जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करनी चाहिए, मुझे आपको समझ में ना आया हो तो मैं उसको दोबारा समझा दूंगा अगले लेक्चर के थ्रू, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताएं और शेयर कीजिए, जो भी है अपना वो करिए। और यहाँ तक अगर आपने देख लिया है वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको पता लगे। इसके लिए क्या है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है प्रेस कर लीजिए कि वीडियो डालते ही आपको नोटिस चला जाए, ठीक है। आज के लिए रखते हैं, इतना ही काफ़ी है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 1-2 दिन बाद जो है फिर से मैं वीडियो लेकर आऊँगा, और इस तरह से जो है दिल्ली सल्तनत जो है इस वीक में ख़त्म कर लेंगे, मतलब जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें, ठीक है। अभी आज तो वैसे ही फ्राइडे हो गया शायद, ठीक है। चलिए, थैंक यू।